हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे। मैं प्रिया स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो हम लोग सीटेट जुलाई में जो एसएसटी के 60 क्वेश्चन पूछे जाने हैं उनके बारे में डिस्कस कर रहे थे, जिसमें 6 क्लास की पॉलिटी करवाई जा रही थी। उसमें के जो 7 लेसन है वो ऑलरेडी कंप्लीट करवा दिए गए हैं 6 क्लास की पॉलिटी के। आज का जो लेसन है वो 8वां लेसन है 6 क्लास की पॉलिटी का। ये जो आज 8वां लेसन है, ये लास्ट लेसन है। इसके बाद ये 6 क्लास की जो पॉलिटी है पूरी की पूरी कंप्लीट हो जाएगी, और जो 6 क्लास का इतिहास है वो पूरा का पूरा कंप्लीट करवा दिया गया है। आई होप आप लोगों ने देखा होगा और नोट भी बना लिए होंगे, जिससे लास्ट टाइम में आप लोगों को रिवाइज करने में हेल्प मिले। तो चलिए देखते हैं। लेसन का नाम है शहरी क्षेत्र में आजीविका। इससे पहले वाला जो लेसन था 7वां, उसमें ग्रामीण क्षेत्र की आजीविका के बारे में बताया गया था। आज का जो लेसन है इसमें शहरी क्षेत्र की आजीविका के बारे में बताया जाएगा कि शहर में लोग क्या क्या कार्य करते हैं अपने जीवन को यापन करने के लिए। तो चलिए देखते हैं, बने रहिए अंत तक आप लोग हमारे साथ। कि भारत में 5000 से भी ज़्यादा शहर हैं और 27 महानगर हैं। ये लाइन पूछी गई, इसको नोट कर लेना है। चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता और जैसे प्रत्येक नगर में 10 लाख से भी ज़्यादा लोग रहते हैं और काम करते हैं। कहते हैं कि शहर में ज़िंदगी कभी रुकती नहीं। चलिए एक शहर में जाकर देखें कि वहाँ लोग क्या काम करते हैं, क्या वे नौकरी करते हैं, क्या अपने रोजगार में लगे रहते हैं, वे अपना जीवन यापन कैसे वे अपना जीवन कैसे चलाते हैं, क्या रोजगार और कमाई के मौके समान रूप से सभी को मिलते हैं। इसमें पहले एक स्टोरी के जैसे में बताया गया है। यह वो शहर है जिसमें मेरी मौसेरी बहन रहती है। मैं यहाँ गिनी चुनी कई बार आई हूँ। यह बहुत बड़ा शहर है। एक बार जब मैं यहाँ आई तो मेरी मौसेरी बहन मुझे घुमाने के लिए ले गई। हमने तड़के ही घर से निकल गई। जैसे ही हम मुख्य सड़क की तरफ मुड़े, हमने देखा कि वहाँ काफ़ी चहल पहल थी। सब्जी बेचने वाले अपनी रेडी पर टमाटर, गाजर व खीरे को सजाने में व्यस्त थी ताकि लोग उन्हें देख सकें। देखो इसमें जो है स्टोरी के जैसे जो शहर में होते हैं कार्य उनको बताया जाएगा। स्टोरी में ही ऐसे सारे कार्य आ जाएंगे। आप लोग ध्यान से सुनिए कि उसके पास बेचने के लिए क्या क्या है। जैसे एक सब्जी वाले हो गया जो ढेरी लगाते हैं। उसके बगल में फुटपाथ पर एक फूल वाली बैठी थी। वह सुंदर रंगीन व तरह तरह के फूल बेच रही थी। हमने उनसे लाल और पीला गुलाब खरीदा। सड़क की दूसरी तरफ पटरी पर एक व्यक्ति अखबार बेच रहा था। वह चारों ओर से लोगों से घिरा हुआ था। हर कोई अखबार को पढ़ना चाहता था। वहां से बच्चे जोर जोर से हॉर्न बजाती हुई गुजर रही थी। ऑटो रिक्शा स्कूल से बच्चों को ठसाठस भरे हुए थे। पास के पेड़ के नीचे एक मोची छोटे से टिन के बक्से में अपना सामान निकाल रहा था। वहीं सड़क के किनारे नाई अपना काम शुरू कर चुका था। उसके पास एक ग्राहक पहले से ही था जो सुबह सुबह दाढ़ी बनवाना चाहता था। सड़क से कुछ थोड़ी दूर पर जाकर औरत ठेले गाड़ी में प्लास्टिक की बोतलें, डिब्बे, बालों के पिन व चिमटी ले जा रही थी। वहीं पर एक दूसरा व्यक्ति घर घर बेचने के लिए साइकिल पर सब्जियां ले जा रहा था। यहाँ ऊपर इतने सारे में जो कार्य हैं वो बताए गए हैं। शहर में क्या क्या होते रहते हैं। हम उस जगह पर आ गई हैं जहां रिक्शे वाले एक कतार में खड़े होकर ग्राहक का इंतजार कर रहे थे। हमने एक को बाजार से जाने के लिए तय किया। बाजार वहां से 2 किलोमीटर पर था। ये जो बॉक्स में लिखा है इसको एक बार देख लीजिए, इम्पोर्टेंट है। बच्चों माझी, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। एक रिक्शे वाला, ये स्टेटमेंट दिया गया है। मैं बिहार के एक गाँव से आया हूँ जहाँ मैं मिस्त्री का काम करता था। मेरी बीवी, 3 बच्चे गांव में ही रहते हैं। हमारे पास जमीन नहीं है। गांव में मिस्त्रीगिरी का काम लगातार नहीं मिलता था। जो कमाई होती थी वह परिवार के लिए पूरी नहीं पड़ती थी। जब मैं शहर पहुंचा तो मैंने यह पुराना रिक्शा खरीदा और इसका पैसा किस्तों में चुकाया। यह काफ़ी साल पहले की बात है। रोज सुबह बस स्टॉप पर पहुंच जाता हूं और ग्राहक जहां भी जाना चाहते हैं उन्हें वहां छोड़ देता हूं। फिर रात को 8-9 बजे तक रिक्शा चलाता हूँ। मैं शहर की एक कॉलोनी में आसपास के करीब 6 किलोमीटर तक रिक्शा चलाता हूँ। दूरी के हिसाब से हर ग्राहक मुझे 10 से 30 रुपए तक देता है। जब तबीयत खराब हो जाती है तब मैं यह काम नहीं कर पाता हूँ। उन दिनों कमाई बिल्कुल भी नहीं हो पाती है। मैं अपने दोस्तों के साथ किराए के एक कमरे में रहता हूँ। वे सब पास की फैक्ट्री में काम करते हैं। रोज 200-300 रुपए तक मेरी कमाई हो जाती है, जिसमें से 100 से 150 रुपए खाने और किराए पर खर्च हो जाते हैं। बाकी मैं परिवार के लिए बचा लेता हूँ। साल में 2 या 3 बार ही मैं अपने परिवार से मिलने गाँव जाता हूँ। जो पैसा शहर भेजता हूँ मेरा परिवार उसी पर जीता है। कभी कभार मेरी बीवी खेतों में मजदूरी करके थोड़ा बहुत कमा लेती है। इसमें बच्चों माझी के जो स्टेटमेंट उसमें बताया गया है, क्योंकि शहर में जितने भी कार्य करते हैं लोग उससे ज़्यादा तो उनका खर्च हो जाता है। ये इसमें बताया गया है।
तो चलिए यहाँ पे क्या था कि हाँ, बाजार वहाँ से 2 किलोमीटर था। आगे बच्चू माझी की तरह ही शहर में कई सारे लोग सड़कों पर काम करते हैं। वे चीजें बेचते हैं, उनकी मरम्मत करते हैं या कोई सेवा देते हैं। वे स्वरोजगार में लगे रहते हैं। उनको कोई दूसरा व्यक्ति रोजगार नहीं देता है, इसलिए उन्हें अपना काम खुद ही संभालना पड़ता है। वे खुद योजना बनाते हैं कि कितना माल खरीदें और कहाँ तक व कैसे अपनी दुकान लगाएं। उनकी दुकानें अस्थायी होती हैं। कभी कभी तो टूटे फूटे गत्ते के डिब्बों या बक्सों पर कागज फैलाकर दुकान बन जाती है, या खंभों पर तिरपाल या प्लास्टिक चढ़ा लेते हैं। वे अपने ठेले या सड़क की पटरी पर प्लास्टिक बिछा कर भी काम चलाते हैं। उनको पुलिस का भी अपनी दुकान हटाने को कह देती है। उनके पास कोई सुरक्षा नहीं होती है। कई ऐसी भी जगह है जहां ठेले वालों को घुसने नहीं दिया जाता है। ठेले वाले जो चीजें बेचते हैं वे अक्सर घर पर उनके परिवार वाले बनाते हैं। परिवार वाले चीजों को खरीद कर साफ करके छांट करके बेचने के लिए तैयार करते हैं। उदाहरण के लिए जो सड़कों पर खाना या नाश्ता बेचते हैं वह ज़्यादातर घर पर ही बनाया जाता है। अहमदाबाद शहर में एक सर्वेक्षण में पाया गया है कि काम करने वालों में से 12% लोग सड़कों पर काम करते हैं। ये लाइन पूछी गई, नोट करना है इतना। ये एक चित्र देखिए ध्यान से। अक्सर शहर में काम करके आजीविका चलाने वाले कामगारों को मजबूरन सड़कों पर ही रहना पड़ता है। चित्र में ऐसी जगह दिख रही है जहां दिन के वक्त कामगार अपना सामान रख जाते हैं और रात को वहीं खाना बनाते हैं। ये वाले बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो रेंट पे किराए पे रूम नहीं ले पाते हैं, वो सड़क के किनारे ही रहते हैं, वहीं अपना गुजारा करते हैं। वही इसमें बताया गया, दिखाया गया। आगे है, हमारे देश में शहरी इलाकों में लगभग एक करोड़ लोग फुटपाथ पर ठेलों और सामान बेचते हैं। ये भी लाइन पूछी गई, उसको नोट करना। अभी हाल फिलहाल तक गलियों और फुटपाथों पर इस काम को यातायात और पैदल चलने वालों लोगों के लिए एक रुकावट की तरह देखा जाता था, लेकिन कई संस्थाओं के प्रयास से अब इसको भी सभी के लिए उपयोगी और आजीविका कमाने के लिए अधिकार के रूप में देखा जा रहा है। इसको नोट कर लेना। सरकार भी उस कानून को बदलने का विचार कर रही है जिससे उन पर प्रतिबंध लगा हुआ था। कानून में बदलाव आने से कई उनके पास काम करने की जगह होगी और यातायात लोगों का आवागमन भी सहज रूप से हो पाएगा। ऐसा सुझाव है कि शहर में कुछ इलाके फुटपाथ और ठेलों पर सामान बेचने वालों के लिए तय कर दिए जाएं। यह भी सुझाव है कि उन्हें खुले रूप से आने जाने की अनुमति हो और वे उन समितियों में रखी जाए जो इन मुद्दों पर निर्णय लेती हैं। अगली हेडिंग है बाजार। जब हम बाजार पहुंचे तो दुकानें अभी खुलनी ही शुरू हुई थी, लेकिन त्योहार के कारण वहां बहुत भीड़ हो चुकी थी। वहां मिठाई, खिलौने, कपड़े, चप्पल, बर्तन, बिजली के सामान इत्यादि की दुकानें की कतार पर कतार थी। एक कोने में दांतों के डॉक्टर का क्लिनिक था। मेरी मौसेरी बहन ने उनसे पहले से ही समय ले रखा था। हम वहां पहले पहुंच गए जिससे हमारी बारी न चली जाए। हमें थोड़ी देर एक कमरे में इंतजार करना पड़ा। डॉक्टर ने उसके दांतों का परीक्षण किया और दांत का छेद भरवाने के लिए अगले दिन आने को कहा। वह बहुत डर गई थी क्योंकि उसने सोचा कि एक तो अपना दांत खराब होने के दिया और ऊपर से इतना दर्द सहन करना पड़ेगा। डॉक्टर के यहाँ से हम सिले हुए कपड़ों के एक शोरूम पर गई क्योंकि मैं वहाँ कुछ सिलाए कपड़े खरीदना चाहती थी। इस शोरूम की 3 मंजिलें थीं और हर मंजिल पर अलग अलग तरीके के कपड़े थे। हम तीसरी मंजिल पर पहुंचे जहां लड़कियों के कपड़े रखे गए हुए थे। देखो इसमें जो बताया गया यहाँ से यहाँ तक, इसमें मॉल के बारे में, जो सिटी कार्ड होते हैं उनके बारे में बताया गया है। ऐसे स्टोरी में ही सारे कार्य इसमें बताए गए हैं। चलिए अगली हेडिंग है बड़ी दुकान में। हरप्रीत। पहले मेरे पापा और चाचा एक छोटी सी दुकान पर काम करते थे। इतवार को और त्योहारों के समय मैं और मेरी माँ
उनकी मदद करते थे। मैंने कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद वहाँ काम करना शुरू किया। अब मेरी पत्नी वंदना और मैं यह शोरूम चलाते हैं। एक दुकान के ओनर से बात करना है। हरप्रीत एक दुकान का ओनर है, उससे। वंदना: हमने कुछ साल पहले यह शोरूम खोला। मैं एक ड्रेस डिजाइनर हूँ। मैंने तरह तरह के फैशन के कपड़े बनाने की पढ़ाई की है, लेकिन आजकल लोग कपड़े सिलवाने की जगह सिले सिलाए यानी रेडीमेड कपड़े खरीदना पसंद करते हैं। इसलिए मेरा ध्यान इस बात पर ज़्यादा रहता है कि कैसे इन रेडीमेड कपड़ों को आकर्षक रूप से सजा कर रखे जाए। अब हमने शोरूम के लिए अलग अलग जगहों से सामान खरीदते हैं। ज़्यादातर माल मुंबई, अहमदाबाद, लुधियाना और त्रिपुरा से आता है। कुछ सामान दिल्ली के पास शहरों जैसे गुड़गांव और नोएडा से भी आता है। कुछ कपड़े हम विदेशों से भी मंगवाते हैं। इस शोरूम को सही रूप से चलाने के लिए हमें कई चीज़ें करनी पड़ती हैं। हम विभिन्न अखबारों में, सिनेमा हॉल में, टेलीविज़न व रेडियो चैनल पर विज्ञापन देते हैं। अभी तो हम शोरूम किराए पर है, पर हम इसे जल्द ही खरीद लेंगे। जब से यह बाज़ार आसपास के रहने वाले लोगों के लिए मुख्य बाज़ार बन गया है, तब से हमारा व्यापार बहुत बढ़ गया है। हमने एक कार भी खरीद ली है और पास की सोसाइटी में एक फ्लैट भी ले लिया है। इसमें बड़ा ओनर है हरप्रीत। आगे है, हरप्रीत और वंदना की तरह कई लोग जिनके पास शहर में बाजारों में अपनी खुद की दुकानें हैं। ये दुकानें छोटी बड़ी और लोग अलग अलग तरह की चीज़ें बेचते हैं। ज़्यादातर व्यापारी अपनी दुकान या व्यापार खुद संभालते हैं। वे किसी दूसरे की नौकरी नहीं करते हैं, लेकिन वे खुद कई लोगों को मैनेजर या सहायक की तरह नौकरी पर रखते हैं। ये पक्की दुकानें होती हैं। सॉरी, थोड़ा लेकिन खुद लोगों का कई मैनेजर या सहायक की तरह नौकरी पर रखते हैं। ये पक्की दुकानें होती हैं जिनके पास नगर निगम के व्यापार करने के लिए लाइसेंस होता है। नगर निगम यह निश्चित करता है कि सप्ताह में कौन से दिन पर बाजार बंद रहेगा। ये इतना नोट कर लेना। उदाहरण के लिए इस बाजार में दुकानें बुधवार को बंद रहती हैं। इस बाजार में छोटे छोटे दफ्तर और अन्य दुकानें भी हैं जो बैंक, कुरियर इत्यादि की सेवाएं देती हैं। अगली हेडिंग है फैक्ट्री में। मैं अपने कपड़े पर जरी का काम करवाना चाहती थी। मुझे एक खास मौके पर पहनना था। मेरी बहन ने कहा कि वह निर्मला को जानती है, जो एक कपड़े सिलने की फैक्ट्री में काम करती है। निर्मला के पड़ोसी जरी और कढ़ाई का काम करते हैं। हमने बस पकड़ी और फैक्ट्री तक की तरफ चल पड़ी। बस खचाखच भरी हुई थी। बस स्टॉप पर लोग चढ़ते ही जा रहे थे और कोई भी उतरने का नाम नहीं ले रहा था। अपनी जगह बनाने के लिए एक दूसरे को धक्का दे रहे थे। मेरी बहन ने मुझे एक कोने पर खड़ा कर दिया ताकि भीड़ में हमारा बुर्ता न बन जाए। मुझे हैरानी हो रही थी कि लोग रोज ऐसे कैसे सफ़र करते हैं। जैसे ही बस फैक्ट्री के पास पहुंची तो लोग उतरने लगे। हम भी एक मोड़ पर उतर गए। हजान में जान आई। आगे हैं, मोड़ पर बड़े सारे लोग समूह में पांडों पर बैठे हुए थे। कुछ टिक कर खड़े हुए थे। उन्हें देखकर लग रहा था कि वे शायद किसी का इंतजार कर रहे थे। कुछ लोग स्कूटरों पर सवार उनसे बात कर रहे थे और रेट को लेकर मोल तोल कर रहे थे। मेरी बहन ने समझाया कि यह लेबर चौक कहलाता है। ये दिहाड़ी पर काम करने वाले मजदूर और मिस्त्री हैं। कुछ यहाँ भवन बन रहे होते हैं, वहाँ मजदूरी करते हैं। कुछ बोझा ढोते हैं और कुछ ट्रकों में सामान उतारते हैं। कुछ लोग टेलीफोन की लाइन और पानी के पाइप के लिए खुदाई का काम करते हैं। ये लाइन यहाँ से पूछी गई। इसको नोट कर लेना है। लेबर चौक पर दिहाड़ी मजदूर अपने औजारों के साथ बैठकर लोगों का इंतजार करते हैं। लोग उन्हें काम करवाने के लिए वहीं से ले जाते हैं। इसको लेकिन इन्हें हमेशा काम नहीं मिलता है। ऐसे हजारों अनियमित मजदूर शहर में हैं। हम फैक्ट्री में घुसे तो हमने पाया कि वहाँ अलग अलग काम के लिए अलग अलग विभाग थे। उनमें ऐसा लग रहा था कि लोगों को कभी न खत्म होने वाली पंक्तियाँ थी। जहाँ कपड़े सिले जा रहे थे, उस विभाग में हमने देखा कि लोग छोटे से कमरे में मशीनों पर काम कर रहे थे। एक एक व्यक्ति एक एक सिलाई की मशीन पर लगा हुआ था और हर कमरे में ऐसी बहुत सारी मशीनें रखी थी। जो कपड़े तैयार हो रहे थे वे कमरे में एक तरफ तह करके
लगाए जा रहे थे। हमने निर्मला को ऐसी ही एक जगह पर पाया। वह मेरी बहन से मिलकर बहुत खुश हुई और उसने वादा किया कि मेरे कपड़ों पर जरी का काम करवा देगी। आगे है, निर्मला कपड़े निर्यात करने वाली एक कंपनी में दर्जी का काम करती है। जिस फैक्ट्री में वह काम करती है वहाँ अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी और नीदरलैंड जैसे देशों के लोग के लिए गर्मी के कपड़े सिले जाते हैं। दिसंबर से अप्रैल तक निर्मला पर बहुत काम का बोझ ज़्यादा रहता है। अक्सर वह 9 बजे सुबह काम करती है और रात 10 बजे तक ही काम निपटा पाती है। कई बार और भी देर हो जाती है। वह हफ्ते में 6 दिन काम करती है। जब काम जल्दी का होता है तो उन्हें इतवार को भी काम पर जाना पड़ता है। निर्मला को रोज 8 घंटे काम करने के 280 रुपये और अतिरिक्त काम करने के 100 रुपये देर से अलग से मिलते हैं। जून तक काम खत्म हो जाता है तो फैक्ट्री वाले इन दर्जियों की संख्या घटा देते हैं। निर्मला को भी निकाल दिया जाएगा। हर साल करीब 3 से 4 महीने के लिए उनके पास काम नहीं रहता है। निर्मला की तरह ज़्यादातर कारीगर अनियमित रूप से काम में लगे हुए हैं। मतलब उनको काम पर तभी आना होता है जब मालिक को उनको ज़रूरत होती है। ये लाइन कर लेना। उनको रोजगार तभी मिलते हैं जब मालिक को बहुत सारा काम मिल जाता है या फिर खास मौसमों में काम मिलता है। साल के बचे हुए समय में उन्हें दूसरा काम ढूंढना पड़ता है। निर्मला की तरह ही नौकरियां स्थायी नहीं होती हैं। अगर कारीगर अपनी तनख्वाह या परिस्थिति के बारे में शिकायत करे तो उन्हें निकाल दिया जाता है। नौकरी की कोई सुरक्षा नहीं होती है और कोई बुरा व्यवहार करे तो उनसे बचाव के लिए कुछ नहीं होता है। उनसे बहुत लंबे समय तक रोज काम करने की उम्मीदें भी रखी जाती हैं। उदाहरण के लिए बिजली से चलने वाले कर्मों की यानी पावर लूम फैक्ट्री की मजदूरी दिन और रात की पालियों में 12-12 घंटे तक काम करते हैं। उन्हें 8 घंटों से भी ज़्यादा काम करने की मजदूरी अलग से नहीं मिलती है। काम को सुचारू रूप से चलाने के लिए मौसी के शहर में आगे देखें, अच्छा यहाँ से है, दफ्तर में मेरी मौसी सुधा विपणन प्रबंधक यानी मार्केटिंग मैनेजर है। उन्होंने हमें 5:30 बजे पहले अपने दफ्तर में पहुंचने को कहा। हमने सोचा कि देर ना हो जाए इसलिए ऑटो रिक्शा ले लिया, जिससे हमने बिल्कुल समय पर पहुंचा दिया। उनका दफ्तर ऐसी जगह पर था जहां चारों तरफ बड़ी बड़ी इमारतें थी। उनसे सैकड़ों लोग बाहर आ जा रहे थे। कुछ कार पार्किंग की तरफ बढ़ रहे थे और कुछ बसों की पंक्तियों की तरफ। मौसी एक बिस्कुट बनाने वाली कंपनी के मैनेजर का काम करती है। बिस्कुट शहर के बाहर एक फैक्ट्री में बनाए जाते हैं। मौसी 50 विक्रेताओं सेल्समैन के काम का परीक्षण करती है जो शहर के विभिन्न भागों में आते जाते हैं। ये लोग दुकानदारों से बड़े बड़े ऑर्डर लेते हैं और उनसे भुगतान इकट्ठा करते हैं। काम को सुचारू रूप से चलाने के लिए मौसी ने शहर को 6 भागों में बांट दिया और वे हर हफ्ते एक भाग में विक्रेताओं से मिलती हैं। वे उनकी प्रगति पर रिपोर्ट और उनकी समस्याओं पर चर्चा करती हैं। उनको शहर में बिक्री की योजना बनानी होती है और अक्सर देर रात तक काम करना पड़ता है। उन्हें काम के सिलसिले में यात्राएं भी करनी पड़ती हैं। मौसी को नियमित तनख्वाह मिलती है और वह बिस्कुट कंपनी की स्थायी कर्मचारी हैं। वे यह उम्मीद रख सकती हैं कि उनकी नौकरी लंबे समय तक चलेगी। स्थायी कर्मचारी होने के उनको निम्नलिखित फ़ायदे भी मिलते हैं। बुढ़ापे के लिए बचत, ये फ़ायदे जो दिए गए हैं स्थायी कर्मचारी के ये पूछे गए हैं। उनकी तनख्वाह का एक भाग भविष्य निधि में सरकार के पास में डाल दिया जाता है। इस बचत पर ब्याज भी मिलता है। नौकरी से सेवानिवृत्त होने पर यह पैसा मिल जाता है। नोट कर लेना। और अगली है छुट्टियाँ। इतवार और राष्ट्रीय त्योहारों पर छुट्टी मिलती है। उनको वार्षिक छुट्टी के रूप में भी कुछ दिन मिल जाते हैं। परिवार के लिए चिकित्सा की सुविधाएं। अगली हेडिंग। कंपनी का एक सीमा तक कर्मचारी और उनके परिवारजनों को इलाज का खर्चा उठाती है। अगर तबीयत खराब हो जाए तो कर्मचारी को बीमारी के दौरान छुट्टी भी मिलती है। शहर में ऐसे कई कर्मचारी होते हैं जो दफ्तरों, फैक्ट्रियों और सरकारी विभागों में काम करते हैं, जहां उन्हें नियमित और स्थायी कर्मचारी की तरह रोजगार मिलता है। वे लगातार उसी दफ्तर में, फैक्ट्री में काम करते जाते हैं। उनका काम भी तय होता है। उनको हर महीने तनख्वाह मिलती है। अगर फैक्ट्री में काम
कम हो तो भी उन्हें अनियमित रूप से काम करने वाले मजदूरों की तरह निकाला नहीं जाता है। आखिर दिन खत्म हुआ और हम मौसी की कार में थकी मादी बैठ गई, लेकिन आज बहुत मज़ा आया। मैंने सोचा कि कितना अच्छा है कि शहर में इतने सारे लोग इतनी तरह के काम करते हैं। वे कभी एक दूसरे से मिलते भी नहीं, मगर उनका काम उन्हें बांधे रहता है और शहरी जीवन को बनाए रखता है। यहाँ से ये जो दिया है, ये कॉल सेंटर में काम करना, इसको देख लीजिए एक बार, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इतना नोट कर लेना। यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा इम्पोर्टेंट है। महानगरों में कॉल सेंटरों में काम करना रोजगार का एक नया क्षेत्र है। उपभोक्ता टीवी, फ्रिज जैसे सामानों को खरीदते हैं और बैंक, फोन जैसी सेवाओं का उपयोग करते हैं। कॉल सेंटर एक केंद्रीय दफ्तर है जहां एक ही जगह से उपभोक्ता की समस्याओं और उनसे जुड़े सवालों से संबंधित जानकारी दी जाती है। कॉल सेंटर प्रायः हॉल-नुमा कमरे में चलाए जाते हैं। उनमें अलग-अलग खाने के बने होते हैं। वहां कंप्यूटर, टेलीफोन, हेडफोन और स्पीकर लगे होते हैं। भारत इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण केंद्र बन गया है। यह न केवल भारतीय कंपनियां बल्कि विदेशी कंपनियां भी अपने कॉल सेंटर खोलती हैं। विदेशी कंपनियों के आकर्षण का कारण है कि अंग्रेजी बोलने वाले लोग आसानी से और कम वेतन पर मिल जाते हैं। ये लाइन पूछी गई है, इसको नोट, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक पूरा नोट कर लीजिए। क्वेश्चन बना हुआ है यहाँ से। चलिए आगे। तो यहीं तक था ये लेसन, आगे समाप्त हो जाता है। तो अगर आप लोगों को इस वीडियो से कोई हेल्प मिले तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।